पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं हरको बैंक के जो चेयरमैन हैं अरविंद यादव जी, उनके पास। उनसे चर्चा करेंगे राजनीतिक कई मुद्दों पर और हरको बैंक की वित्तीय स्थिति के ऊपर, इनके बनने के बाद क्या परिवर्तन हुआ है। बातचीत में सबसे पहले शुरुआत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यादव जी, सबसे पहला राजनीतिक रूप से ही मैं बातचीत करनी चाहूँगा आपसे। अहिरवाल बेल्ट में एक मुद्दा बहुत उठता रहा है शुरू से, क्योंकि आप रेवाड़ी से हैं, कि वहाँ जो अहिरवाल रेजिमेंट होनी चाहिए, उसको लेकर आपका स्टैंड क्या है? देखिए, जो देश की आज़ादी के बाद से क्यों पहले से ही कहा जाए तो सेना के अंदर अहिरवाल के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो चुसूल में 114 लोगों की शहादत हो, कारगिल के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों की शहादत हो, यानी देश में बलिदान होने वालों की सबसे ज़्यादा संख्या कहीं की रही है तो अहिरवाल की रही है। और इसीलिए जो हमारी पुरानी मांग है कि अहिरवाल रेजिमेंट, क्योंकि जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, जब ये जातियों के नाम पर देश के अंदर इतनी सारी रेजिमेंट हैं तो हम तो एक मांग है क्षेत्र के नाम पर भी, अहिरवाल के नाम पर भी उसका इतना बड़ा योगदान है, तो उसको निश्चित तौर पर भारत सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए और इसका निर्माण करना चाहिए, ताकि देश में और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहयोग कर सकें क्षेत्र के नौजवान। तो और वहाँ हमारे बेल्ट के अंदर दूसरा क्या है कि ज़मीनें बहुत कम हैं, तो देश सेवा का जज्बा बहुत ज़्यादा है, तो उसका भी परिणाम यही है कि लोगों की एक भावना रहती है। यानी एक एक परिवार ऐसे मिलेंगे कि जिसमें कोई 2, 4, 5, 7, 10 लोग हैं और सारे के सारे फौज के अंदर हैं या पैरामिलिट्री फौज के अंदर हैं, तो इतना बड़ा योगदान पूरे देश के अंदर कहीं सबसे ज़्यादा है तो वो हरियाणा के लोगों का। और इसीलिए एक जेन्युइन मांग है, एक बड़ी भारी डिमांड है हमारी, तो उसका अहिरवाल रेजिमेंट को जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। इसको लेकर आपकी केंद्रीय सरकार से, क्योंकि आप बीजेपी के पुराने दिग्गज चेहरों में से एक हैं, 40 साल के करीब आपको राजनीति में हो गए, पुराने धुरंधरों में से हैं, हरियाणा सरकार के माध्यम से कोई रिप्रेजेंटेशन गई हो या केंद्र में आपने डायरेक्टली बात की हो? इस विषय पर बहुत मजबूती के साथ हम लोगों ने विषय को रखा है, केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी रखा है। और पूर्व सैनिक रैली 2013 में 15 सितंबर को जो मोदी जी की कराई थी, तो उस रैली को भी, पहली पूर्व सैनिकों की रैली कराने का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त है। और उस समय भी हमने सारी मोदी जी के समक्ष भी वो सारी बातें रखी थी और सब लोग लगे हुए हैं। बार बार हमको कहा गया कि इसमें कुछ टेक्निकल हिच है, तो वो भी हमने निवेदन किया है कि जब देश के हित के अंदर और इतने बलिदान देने के बाद यदि कोई टेक्निकल हिच है सरकार की तरफ से, तो उसको ठीक करके और अहिर रेजिमेंट का निर्माण किया जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर इसमें हम मजबूती से पैरवी करते रहे हैं, पहले भी की है, अब भी कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई कमी आने का सवाल नहीं है। यादव साहब, इस वक्त का ज्वलंत मुद्दा है 3 कृषि कानून। उसको लेकर आज जिस प्रकार से राष्ट्रपति के भाषण को लेकर विपक्षी दलों के तेवर रहे, बायकॉट वाली पोजीशन रही, आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्षी दलों का काम तो विपक्ष की भूमिका निभाना है और उनको कृषि कानूनों का, क्योंकि इस देश की आज़ादी के 72 साल में से ज़्यादा समय कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है और कांग्रेस पार्टी ने जब वो सत्ता में थी तब भी और सत्ता से बाहर आई तो अपने मैनिफेस्टो में इन्हीं कानूनों की बात की थी। लेकिन यदि मोदी सरकार ने ये कानूनों को, बिलों को पास करने का काम किया है और आज वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं किसानों के पक्ष के अंदर, तो ये उनकी स्थिति को अपने आप ही दर्शाता है कि पहले वो क्या बोलते थे अपनी मैनिफेस्टो में और आज वो किस बात के लिए बाइकाट कर रहे हैं। क्योंकि पहले जितनी भी सरकारें कांग्रेस की रही, ये घपले घोटालों की सरकारें रही, लेकिन मोदी जी की सरकार के 6 साल, 6.5 साल होने को आ गए, लेकिन कोई विपक्षी दल उनके कामकाज को लेके, उनकी योजनाओं को लेके किसी तरह की घपले घोटाले का कोई आरोप नहीं लगा सकता। तो इनको कहीं ना कहीं विरोध करने के लिए कुछ मुद्दे चाहिए। किसान अपनी बात को लेके आज सड़क पर है, तो इनको लगा कि ये एक अच्छा मौका है तुम्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का और एक किसानों को ये दिखाने का कि हम तुम्हारे सबसे बड़े पक्षधर हैं, हितैषी हैं। तो उसी का परिणाम है कि आज इन्होंने जो है पार्लियामेंट सेशन का बाइकाट किया है, कुछ और इनके पास कहने के लिए नहीं है विपक्षी। यादव साहब, लाल किले तक ये लोग पहुंचे, किसान आंदोलन में कई चेहरे लाल किले की प्राचीर पर पहुंचकर वहां का मान सम्मान उन्होंने ठेस पहुंचाई। उसके बाद जो धरने प्रदर्शन इनके चल रहे थे टोल प्लाजाज पर, ज़्यादातर देखा गया कि वो उखड़ने शुरू हुए, वो कहीं ना कहीं पीछे हटे। लेकिन टिकैत के आंसुओं ने, टिकैत के जज्बाती भाषण ने कहीं ना कहीं दोबारा से किसानों के ट्रैक्टरों का रुख दोबारा टोल प्लाजाज पर कर दिया और दिल्ली की तरफ कर दिया। देखिए, जो ये कुछ हुआ 26 जनवरी को, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटनाक्रम इस देश के अंदर आज़ाद भारत के बाद नहीं हुआ था और कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि इस तरीके का आंदोलन के नाम पर कुछ
समाज के असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, इसकी मैंने पहले भी घोर भर्त्सना की और आज भी इसकी घोर भर्त्सना करता हूं। और कानून अपना काम कर रहा है, कानून के अंदर जो होगा, और मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी समस्या का समाधान कभी भी निकले, चाहे वो कृषि कानून हो या कोई भी मुद्दा हो, वो बातचीत के द्वारा ही निकलता है। और 11-11 दौर की बातचीत केंद्र सरकार के साथ हुई है किसानों की, लेकिन किसानों ने अपनी जिद पर अड़े रहे कि हम किसी बात को मानने वाले नहीं है, 3 कानून के अलावा कोई बात मानेंगे नहीं। सरकार संशोधन करने के लिए भी तैयार थी, लेकिन संशोधन के लिए किसान का जो नेता थे, जो नेतृत्व था, वो तैयार नहीं था। अब ये नया घटनाक्रम बना है तो किसान अपना दोबारा से रोड के ऊपर आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार बीच का कोई ना कोई रास्ता निकाल के इस समस्या का समाधान निकालेगी। और किसान भी इस देश की एक ताकत है, इस देश की एक शक्ति है, हमारे अन्नदाता हैं, उनकी जो जायज बात मानने लायक है वो सरकार पहले भी मानने को तैयार थी, आज भी मानने को तैयार है। तो जब भी हल निकलेगा ये बातचीत से ही हल निकलेगा, रास्ते रोकने से, इस तरीके से धरने प्रदर्शन से हल कभी भी ना निकला है, ना निकल सकता है। मैं फिर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा इस देश के अन्नदाताओं से कि सरकार के साथ बातचीत करें और बातचीत करके ही इस समस्या का समाधान निकालें। लोगों के आने जाने में परेशानी, रोड को बंद करने से, टोल टैक्स को बंद करने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। सरकार संवेदनशील सरकार है और आपकी भावनाओं को पूरी तरह से महत्व देती है। तो बातचीत करके टेबल पर बैठकर इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। तो जो आंदोलन वापसी दोबारा जोर पकड़ने लगा है, जिस प्रकार से हरियाणा से लोग निकलने लगे, कंडेला के लोगों ने रात जींद की सड़क जाम कर दी, ये क्या टिकैत के आंसुओं का असर नजर आता है या उसके इमोशनल भाषण का नजर? देखिए, किसानों के अंदर अपनी बात का था कि आंदोलन ने 26 जनवरी के कारण से जो वास्तव में किसान थे उन लोगों के भी मन के अंदर पीड़ा थी कि ये क्या हो गया, किस तरह से असामाजिक तत्वों ने, और जो सबसे बड़ा जो इन नेतृत्व का, किसान नेतृत्व का जो रहा कि जो इन्होंने परेड के लिए जिद करके और सरकार के साथ जो सहमति बनाई थी, कि समय की भी सहमति बनाई थी, रूट की भी सहमति बनाई थी, यदि उस सहमति पर ये कायम रहते और उस समय के हिसाब से और उस रूट के हिसाब से यदि ये अपनी ट्रैक्टर रैली निकालते, तो ये जो आज स्थिति देश को देखनी पड़ रही है वो स्थिति आज नहीं आती। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मैं फिर कहूंगा कि इस समस्या का समाधान जब भी निकलेगा बातचीत से निकलेगा, इस तरह से रास्ते रोकने से समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला है। ये आप इंडिकेट कर रहे हैं कि किसानों का जो रुख था वो आंदोलन था, उसमें कोई ना कोई बाहरी तत्व घुसे। देखिए, निश्चित तौर पर किसी का भी जो है, क्योंकि किसानों के साथ कोई ना कोई ऐसी शक्ति जुड़ी जो इस देश में, चाहे वो विपक्षी दल के रूप में हो, चाहे वो असामाजिक तत्वों के रूप में हो, जो मोदी सरकार को नीचा दिखाना चाहते थे, मोदी सरकार की किरकिरी करना चाहते थे। अदरवाइज देश का कोई भी व्यक्ति 130 करोड़ में से ये नहीं चाहेगा कि लाल किले के ऊपर जाके इस तरीके का नंगा नाच हो और राष्ट्रीय ध्वज का इस तरीके से अपमान हो, वहां पर दूसरे तरीके का झंडा फहराया जाए। ये देश कभी भी माफ नहीं करेगा। ये देश के मतदाता बहुत जागरूक हैं और ये देश के स्वाभिमान की बात थी, ये देश के सम्मान की बात थी, जिसके ऊपर आघात पहुंचाने का काम किया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, उनकी पहचान हो रही है। और निश्चित तौर पर सरकार जिन लोगों ने भी ऐसा काम किया है उनको कठोर से कठोर दंड देगी, जो भी कानून में व्यवस्था है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। जिस प्रकार से किसान हरियाणा में, कंडेला का मैं अभी जिक्र कर रहा था और जगह का जिक्र कर रहा हूँ, आप क्या अपील करेंगे कि वो सड़कों पर ना आए, कानून हाथ में ना ले और शांतिपूर्ण चलें? मैं आपके माध्यम से मैं यही किसानों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस तरीके से, पहले भी 64-65 दिन ये आंदोलन चला है, दोबारा से इस आंदोलन को ना करके अपने नेतृत्व पर, अपने किसान नेतृत्व पर ये दबाव बनाएं कि वो जाके केंद्र सरकार के साथ, कृषि मंत्री के साथ और केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ, जिनके साथ पहले भी 11 दौर की बातचीत हुई है, उनके साथ बातचीत करके और इस समस्या का समाधान निकालें और देश में शांति और भाईचारा और सद्भावना जो देश चल रहा है वो, ये हमारा अभी 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस मनाया, और गणतंत्र दिवस का भी मतलब ये है कि ये देश गण का तंत्र है और इसमें सब लोगों का सहयोग है, सब लोगों का ये देश है, और बैठ के बातचीत से इस समस्या का समाधान करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन देश के किसानों से करना चाहूँगा। यादव साहब, अगर हरको बैंक की बात की जाए, बतौर चेयरमैन आपके कार्यकाल में क्या कुछ स्पीड पकड़ी, कुछ घाटे से उभरा, क्या स्थिति है ताजा? देखिए, आपकी जानकारी के हिसाब से कि हमारा बैंक घाटे में नहीं था, पहले भी नहीं था। जो अभी हमारा इस साल का भी बैंक अच्छे प्रॉफिट के अंदर आया है और बहुत सारी योजनाएं हम इसको जो है आधुनिकीकरण के लिए कर रहे हैं। हमारे 730 के लगभग पैक्स हैं, सबका हम कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं। हम जहां भी कहीं कोई छोटी मोटी उसके कारण से थी, अभी हमने एटीएम वैन्स भी जो है वो निकाली हैं, हमारे एटीएम भी हमने बैंक के शुरू किए हैं। यानी बहुत सारा रिवोल्यूशन लेके हम हरको बैंक के अंदर आ रहे हैं और कुछ समय के अंदर ये बैंक जो है प्रोफेशनल बैंक के साथ मुकाबला करता हुआ नजर आएगा। और जो उद्देश्य हमारा था कि किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके, दस्तकारों का को जो आत्मनिर्भर बनाने की बात हमारे मोदी जी ने की है,
वो हमारे भाइयों को आत्मनिर्भर बनाए, हम यहाँ से लोन देके उनकी योजनाओं को शुरुआत करा के, तो उसमें ये जो है हम कटिबद्ध हैं और उसकी योजनाएं बना रहे हैं और बहुत छोटे समय के अंदर एक नए रूप में आपको हरको बैंक दिखाई देगा। माननीय राज्यपाल महोदय से आपकी मुलाकात रही है, उसका क्या एजेंडा रहा? माननीय राज्यपाल महोदय जी से मैं आज मिलके आया हूँ, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली, क्योंकि ये कोरोना के बाद मेरी उनके साथ मीटिंग बहुत लंबे समय के बाद हुई थी और एक कटसी काल थी, कोई राजनीतिक एजेंडा लेके मैं उनके पास नहीं गया था, क्योंकि कोरोना काल के बाद एक औपचारिक उनके साथ बैठक में करके आया हूँ, उनसे मैं स्वास्थ्य की जानकारी लेके आया हूँ। कोई राजनीतिक चर्चा, उनका स्वास्थ्य भी इस तरीके का नहीं है कि कोई राजनीतिक चर्चा उनसे की जाए, तो उस तरह की कोई चर्चा मैंने उनसे की भी नहीं। बस हालचाल पूछे, परिवार के हालचाल पूछे, अपने हालचाल बताए, उनका आशीर्वाद लिया, बस इतना ही आज का एजेंडा था उनके साथ। कोई और बैंक के बारे में कोई चर्चा का एजेंडा आज नहीं था। धन्यवाद अरविंद यादव जी। तो ये हैं अरविंद यादव, हरको बैंक के चेयरमैन है। राजनीति पर पूरी अच्छी कमांड है, पूरी पकड़ है इनकी, हर नब्ज टटोलते हैं और उसी हिसाब से इन्होंने कृषि कानूनों को लेकर बड़ी तात्विक टिप्पणियां की हैं। इनका कहना है कि हर चीज़ का हल टेबल पर बैठकर है। 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, कहीं ना कहीं इसमें अब जो गैप आया हुआ है, वार्ताओं का दौर दोबारा शुरू होना चाहिए और इसके साथ साथ इस सब समस्याओं का समाधान जब भी होगा टेबल पर बैठकर होगा, ये इनका दो टूक कहना है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।